साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदी वादी ज्ञान पर। आप सुन रहे हैं आल्हा उदल की वीर गाथा, जिसमें कहानी चल रही है मनियरगढ़ की लड़ाई की। जहां पिछले भाग में आपने जाना कि आल्हा के पुत्र इंदल और उदल के पुत्र अमरजीत ने मनियरगढ़ के राजा की एकमात्र पुत्री चंदा के विवाह का टीका ढेवा के पुत्र लखपातर को चढ़वा दिया था, जिसकी खबर सुनकर ढेवा तिवारी युद्ध की आशंका से चिंतित थे। यहाँ तक की कहानी आपने पिछले भाग में जाना। अब कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। पिपरीगढ़ की प्राचीर पर रात का सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं जुगनू टिमटिमा रहे थे और हवा में युद्ध की गंध थी। ढेबा तिवारी अकेले बैठे थे। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें और माथे पर गहन विचारों का बोझ था। वे सोच रहे थे, ये बच्चों ने क्या कर डाला। खेल खेल में इन बच्चों ने ये कैसा खेल रच दिया। उन्होंने मनियरगढ़ की राजकुमारी चंदा का टीका स्वीकार कर लिया है, जो केवल विवाह का प्रस्ताव नहीं बल्कि युद्ध का न्योता था। ढेवा जानते थे कि मनियरगढ़ का राजा माणिकचंद कोई साधारण शासक नहीं था। वह घमंडी, प्रतिशोधी और युद्ध कला में निपुण था। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, अब यह केवल विवाह नहीं रहेगा, यह तो महोबा की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाएगा। इन्हीं विचारों के उथल पुथल में रात भर ढेवा सो नहीं सके। उन्होंने निश्चय किया कि सुबह होते ही वे महोबा जाएंगे और भाई आल्हा को सब बताएंगे। अगले दिन सूरज की पहली किरण जब धरती पर पड़ी तो ढेवा ने कमर में तलवार कसी, घोड़े पर सवार हुए और महोबा की ओर चल पड़े। उधर मनियरगढ़ के राजमहल में भारी सजावट थी। राज दरबार में पंडित और नाव का स्वागत किया जा रहा था। महाराज माणिकचंद अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। जैसे ही पंडित और नाव वहां पहुंचे, महाराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताइए पंडित जी, कैसी रही यात्रा, और ये भी बताइए कि किस वीर को हमारी पुत्री चंदा का टीका चढ़ाया गया है। राजा की बात सुनकर पंडित ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, महाराज, यात्रा अत्यंत कठिन रही। आपकी वीरता की ख्याति सुनकर अधिकांश राजाओं ने इस टीके को स्वीकार करने से मना कर दिया। हम पूरे बावनगढ़ में टीका लेकर घूमते रहे। एक क्षण तो ऐसा लगा कि हमें यह टीका वापस लेकर जाना पड़ेगा, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। तब महाराज ने जिज्ञासु होकर पूछा, तो अंततः किसने स्वीकार किया टीका? पंडित ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, जब हम वापस लौट रहे थे तब एक अखाड़े में कुछ बालक शस्त्र अभ्यास कर रहे थे। उनमें से एक युवक ने आगे बढ़कर वह टीका उठा लिया। उसका नाम लखपातर है, जो महोबा के वीर ढेवा तिवारी का पुत्र है, जो इस समय पिपरीगढ़ में निवास करते हैं। ढेवा का नाम सुनते ही राजा माणिकचंद का चेहरा कठोर हो उठा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने कहा, क्या कहा तुमने? ढेवा तिवारी का पुत्र? वही ढेवा जिसे मैंने अपमानित करके मनियरगढ़ से निकाल दिया था? अरे पंडित जी, मैंने तो कहा था कि महोबा के किसी भी वीर को टीका मत देना, फिर आपने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी? राजा के कठोर शब्दों से पंडित भय से कांप उठा। उसने हकलाते हुए जवाब दिया कि महाराज, यह हमारी व्यवस्था थी। यदि हम टीका वापस लाते तो यह अशुभ माना जाता, इसलिए हमने राजकुमारी और मनियरगढ़ के सम्मान की रक्षा के लिए ही यह निर्णय लिया था। रही बात बनाफरों के यहाँ विवाह न करने की, तो वह तो अभी भी रोकी जा सकती है। आपने पहले भी एक बार ढेवा और उदल को पछाड़ा है और उनकी दुर्गति भी की है। महाराज, वह काम आप एक बार फिर से कर सकते हैं। उन्हें हराकर मनियरगढ़ से खाली हाथ भेज सकते हैं और यह उनके अपमान का दूसरा बार होगा। राजा कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, अच्छा, तो अब ढेवा का बेटा मेरे समक्ष युद्ध करेगा? ठीक है, आने दो उन्हें। एक बार फिर उन्हें केवल पराजित ही नहीं करूंगा, बल्कि पहले से ज्यादा कठोर दंड और पहले से ज्यादा अपमानित भी करूंगा। महोबा का मान झुका दूंगा ताकि वो बावनगढ़ में मुंह छिपाते रहे। राजा के संकल्प को सुनकर दरबार में उपस्थित सैनिकों ने एक स्वर में गर्जना की, जय महाराज माणिकचंद की, जय मनियरगढ़ की। इधर महोबा के दरबार में राजा परमाल अपनी कचहरी लगाए बैठे थे। चारों ओर वीर योद्धा आल्हा, उदल, ब्रह्मानंद, ताल्हन सैयद, इंदल और अन्य सूरवीर उपस्थित थे। तभी ढेवा दरबार में प्रवेश करते हैं।
उन्होंने राजा को प्रणाम किया। तब राजा ने स्नेहपूर्वक उन्हें गले लगाया और आसन पर बैठने का इशारा करते हुए पूछा कि पिपरीगढ़ कैसा है, सब कुशल मंगल तो है? इस पर ढेवा ने उत्तर दिया, सब कुशल है महाराज, परंतु एक बात ने मेरे मन को विचलित कर दिया है। तब राजा ने पूछा, कहो ढेवा, क्या बात है? ढेवा की आंखें नम हो उठी। महाराज, महोबा के बच्चों ने खेल खेल में एक ऐसा टीका स्वीकार कर लिया है जो हमारे सिर पर युद्ध का वज्र बनकर टूटेगा। ढेवा की बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। तभी आल्हा ने गंभीर स्वर में कहा, ढेवा, पहेलियों में बात मत करो, साफ साफ बताओ कि बात क्या है। आगे ढेवा ने बताया कि राजकुमारी चंदा मनियरगढ़ की एकमात्र पुत्री, उसके विवाह का प्रस्ताव मेरे पुत्र लखपातर ने स्वीकार कर लिया है, परंतु उसे विवाह की शर्त यह है कि पहले मनियरगढ़ को रणभूमि में हराना होगा। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए, ऊदल की भौहें चढ़ गई, परंतु आल्हा की आंखें चमक उठी। आल्हा ने कहा कि इसमें ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है, वैसे भी अब तक जितनी भी शादियां महोबा में हुई हैं, बिना लोहा और बिना लड़ाई की नहीं हुई। तब ढेवा ने आगे कहा, भाई, यह वही मनियरगढ़ है जहां कभी मेरा और ऊदल का अपमान हुआ था। वहां की धरती आज भी हमारे घावों की साक्षी है। तभी ऊदल ने कहा, हाँ, ढेवा की परेशानी का कारण व्यर्थ नहीं है। सच में मनियरगढ़ को जीतना बहुत कठिन है। वहां के हर योद्धाओं में आग है और राजा माणिक चंद की रणनीति बहुत मजबूत है। साथ ही उसका रण कौशल भी बहुत अच्छा है और उस पर देवी की कृपा भी है। ऐसे में उसे जीत पाना बहुत मुश्किल है। उस दिन जब मैं और ढेवा शिकार पर गए थे तो हमारी बहुत दुर्गति हुई थी। फिर ऊदल ने शिकार खेलने वाले किस्से को कह सुनाया कि कैसे वो शिकार पर गए, कैसे मनियरगढ़ में कैद हुए और कैसे उनकी दुर्गति हुई। ऊदल की बात खत्म हुई तो ढेवा तिवारी ने कुछ कहना चाहा कि तभी सभा में बैठा इंदल उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में ज्वाला और स्वर में गर्व था। उसने कहा, चाचा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जिस मनियरगढ़ ने कभी आपका अपमान किया था, क्या हम उसे यूं ही छोड़ देंगे? आपने हमें वीरता का पाठ पढ़ाया है और आज आप ही भय की बातें कर रहे हैं। अगर आपने टीका उठाया होता तो भी मैं युद्ध करता। अब जब टीका अमरजीत और लखपातर ने उठाया है तो एक भाई होने के कारण मैं अपने प्राण देकर भी यह विवाह कराऊंगा और आपके अपमान का प्रतिशोध भी मनियरगढ़ से लूंगा। उसकी आवाज महल में गूंज उठी। इंदल ने आगे कहा कि भले ही मुझे महीनों तलवार चलाना पड़े, भले ही मेरे शरीर का एक एक अंग कटकर रणभूमि में गिर जाए, परंतु मैं अपना पैर पीछे नहीं हटाऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो राजा माणिक चंद का सिर काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। सभा में मौन छा गया। इधर ऊदल की आंखें लाल हो उठी। उन्होंने गरज कर कहा, इंदल, मुझे कायर मत समझना, मैं डर से नहीं अनुभव से बोल रहा हूँ। मनियरगढ़ की धरती ने हमारे लिए नरक का द्वार खोला था, पर आज मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूँ, इस बार न अपमान होगा और न हार। अब यह युद्ध महोबा की मर्यादा के लिए होगा। लखपातर का विवाह माणिक चंद की पुत्री चंदा से करवाकर अपने प्रतिशोध को पूरा करूंगा। ऊदल के संकल्प के साथ सभा में जयकारे गूंज उठे। जय महोबा, जय आल्हा, जय ऊदल, जय राजा परमाल की। फिर आल्हा ने गंभीर स्वर में ढेवा से कहा, ढेवा, विवाह की तैयारी करो। मनियरगढ़ की धरती अब युद्ध भूमि बनेगी। और हाँ, सिरसागढ़ में मलखान को सूचना भेज दो और कहना कि अगर तुम्हारे मन में जंग की थोड़ी भी लालसा बाकी है और तलवारों में लगे जंग को छुड़ाना चाहते हो तो समय आ गया है। मनियरगढ़ के मैदान की तैयारी करो। ढेवा ने सिर झुकाकर आल्हा से कहा कि जो आदेश आपने दिया है वो अवश्य पूरा होगा। संदेशवाहक जब सिरसागढ़ पहुंचा तब मलखान महल की प्राचीर पर अस्त होते सूरज को देख रहे थे। हरकारे ने झुककर कहा कि महोबा से संदेश आया है और पत्र मलखान को पकड़ा दिया। मलखान ने पत्र खोला। उसमें लिखा था कि भाई, मनियरगढ़ से युद्ध निश्चित है। हमारे पुत्रों ने राजकुमारी चंदा का टीका स्वीकार किया है। हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नीचे भेजने वाले का नाम ढेवा लिखा था। पत्र पढ़ते ही मलखान की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। मलखान तो जैसे कई दिनों से शांत बैठा हुआ युद्ध का रास्ता ही देख रहे थे। उसने मन ही मन कहा, तो अंततः वह समय आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा थी। उसने तुरंत तुरही बजवाई।
सिपाहियों, शस्त्र संभालो, घोड़े सजाओ, सिरसा के वीर अब रणभूमि की ओर चलेंगे। कुछ ही दिनों में सिरसा और महोबा की सेनाएं पिपरीगढ़ में जुट गई। ढोल नगाड़े गूंजने लगे, शस्त्रों की धारें चमकने लगी, घोड़ों की टापों से धरती थर्रा उठी। लखपातर और इंदल के चेहरों पर जोश था। ढेवा और उदल ने अपने घोड़े की लगाम कसी। आल्हा भी अपने हाथी पश्चावत का हौदा सजाकर तैयार हो गए। सबके मन में एक ही संकल्प था, अब यह युद्ध केवल विवाह का नहीं बल्कि अपमान का प्रतिशोध भी होगा। निर्धारित तिथि को पिपरीगढ़ से बारात निकली, पर वह बारात नहीं, सेना थी। अग्रभाग में ढोल, नगाड़े, रणभेरी और पताका, पीछे सजे हुए वीर सैनिक, चमचमाती तलवारें और कवच। लखपातर सबसे आगे अपने घोड़े पर सवार था। उसके अगल बगल में इंदल और अमरजीत हाथों में नंगी तलवार लिए चल रहे थे। पीछे पीछे आल्हा, उदल, मलखान, ढेवा, ब्रह्मानंद, ताल्हन सैयद अपने पुत्रों के साथ और राजा परमाल के संदेश वाहक और साथ में महोबा के सभी सूरमा अपने हथियारों को हवा में लहराते हुए हर हर महादेव के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में गांव वाले श्रद्धा से नतमस्तक होते गए। बच्चे जयकारे लगाते, जय हो महोबा के वीरों की। ढेवा की आंखों में गर्व के साथ थोड़ी चिंता भी थी। वे सोच रहे थे युद्ध कठिन होगा, लेकिन अब पीछे लौटना असंभव है। उधर मनियरगढ़ में भी युद्ध की तैयारी शुरू हो गई थी। राजा माणिकचंद ने अपने सेनापति वीर सिंह को आदेश दिया था कि बाग से किले तक एक लंबी सुरंग तैयार करवा लो। महोबा की सेना जब हमारी सीमा में प्रवेश करे तब रण का सिंहनाद कर देना। हम उन्हें युद्ध में हराकर ढेवा की पीढ़ी को सदा के लिए मिटा देंगे। राजा माणिकचंद ने ऐसी रणनीति बनाई थी कि महोबा के वीरों से बिना लड़े ही युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। अपनी रणनीति को कारगर बनाने के लिए राजा ने रणभूमि तैयार कर ली थी। किले की सुरक्षा के लिए मुख्य स्थान पर धनुर्धारी, गजदल और तलवारबाज हर आने वाली मुसीबत से दो दो हाथ करने को तैयार खड़े थे। राजकुमारी चंदा अपने महल की खिड़की से यह सब देख रही थी। उसके हृदय में अजीब सी व्याकुलता थी। वह मन ही मन विचार कर रही थी, क्या यही वह युद्ध है जो मेरे नाम पर लड़ा जाएगा? साथियों, अब आगे क्या होगा? क्या थी राजा माणिकचंद की रणनीति? क्या महोबा की सेना इस युद्ध को जीत पाएगी या मनियरगढ़ के राजा के रणनीति में फंसकर अपने प्राण गंवा देंगे? क्या होगा इस युद्ध का परिणाम? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।